हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जीएस फाइटर्स। दोस्तों, इस वीडियो में ये वीडियो नहीं एक मैराथन है और इसमें जनरल साइंस के जो भौतिकी वाला सेक्शन है, आपको पता होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये तीन सेक्शन होते हैं जनरल साइंस में। उसमें से हम भौतिकी की जो मैराथन है उसको लेकर आए हैं। इसी क्रम में हम लोग केमिस्ट्री एंड देन बायोलॉजी की मैराथन लेकर आएंगे और ये जो मैराथन्स होंगी इनमें जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो वेरियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं और बार बार पूछे जा चुके हैं, उन प्रश्नों का ये कंपाइलेशन आपको मिलेगा। आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कीजिए और वहां पर प्रत्येक जो टेस्ट है या प्रत्येक क्लास की जो पीडीएफ है इजीली डाउनलोड कर पाओगे। और ये वीडियो आपको क्विक रिवीजन के हिसाब से देखनी चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का ये कंपाइलेशन है। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी जीडी, आरओ एआरओ या किसी भी सिंगल डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां पर जनरल साइंस आपके सिलेबस का हिस्सा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिजिक्स की इस मैराथन के अंतर्गत हम ऑलमोस्ट 150 क्वेश्चंस की जो है प्रैक्टिस करेंगे। ओके, चलिए पहला प्रश्न देखिए, न्यूटन की गति के पहले नियम को किस नाम से जाना जाता है? गुरुत्वाकर्षण का नियम, जड़ता का नियम, संवेग के संरक्षण का नियम या ऊर्ध्वाधर गति का नियम। देखो, न्यूटन ने तीन नियम दिए थे गति के। पहला नियम ये कहता है कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है या एक समान गति अवस्था में है तो वो उसी पोजीशन में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन न किया जाए। ठीक है, पहला नियम तो ये हो गया। दूसरा नियम था उनका जो F इजिकल टू एम ए बनता है, यानी F का मतलब होता है बल यानी फोर्स, M का मतलब मास और A फॉर एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। जो बल होता है द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ये सेकंड नियम हो गया। तीसरा था एक्शन रिएक्शन वाला, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया। आप किसी चीज पर, किसी वस्तु पर या किसी पिंड पर जितना फोर्स लगाओगे उतने ही फोर्स के साथ वो आपको रिएक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे कि आप जब कोई टेनिस की बॉल है वॉल पर मारते हैं यानी दीवार पर मारते हैं तो जिस स्पीड से जाती है वो उसी स्पीड से वापस और उसी स्थान पर आकर गिरती भी है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। तो इसको बोलते हैं जड़ता का नियम। न्यूटन के गति का जो पहला नियम है उसको जड़ता का नियम भी कहते हैं। ओके, चलिए, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस लेता है तो तराजू की रीडिंग कैसी होगी? बढ़ेगी, घटेगी या रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? वह बढ़ेगी या घटेगी, यह वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। देखो, अगर कोई व्यक्ति संवेदनशील यानी सेंसिटिव यानी बहुत ही नाजुक तराजू पर खड़ा है, अगर थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जाता है तो उसकी रीडिंग बढ़ेगी। अगर वो सांस भी लेता है तो उसकी रीडिंग बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण का सिद्धांत, अपोहन का सिद्धांत, उत्क्रमण पराशरण या विसरण का सिद्धांत। देखिए, जो वॉशिंग मशीन होती है वो वर्क करती है अपकेंद्रण के सिद्धांत पर। अपकेंद्रण का सिद्धांत क्या करता है? देखो, मान लीजिए ये वॉशिंग मशीन है, इसमें मोटर लगी होती है इस तरीके से यहाँ पर। ठीक है, ये होगी मोटर और मोटर जो होती है कभी इस तरीके से घूमती है और कभी इस तरीके से घूमती है। तो अंदर से बाहर की तरफ बल लगता है। जो पानी होता है अंदर से बाहर की तरफ फेंका जाता है और कपड़ों को छानता हुआ वो बाहर की तरफ निकलता है। यानी कि अंदर से बाहर की तरफ जो बल लगता है अपकेंद्रण बल होता है और वॉशिंग मशीन इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, तो अपकेंद्रण के कारण जो मशीन है अपकेंद्रण बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, और एक देखेंगे आप जो घर में मथा मथने वाली जो मशीन होती है वो भी अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है, क्योंकि जब वो घूमती है इधर उधर तो मथा यानी कि जो होता है क्या बोलते हैं उसको, मक्खन, उसको बाहर की तरफ धकेलने का काम करती है। ठीक है, चलिए, झूठ का पता लगाने वाले यंत्र को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, इसको बोलते हैं पॉलीग्राफ। आपने अक्सर न्यूज़ में उसमें मूवीज़ में देखा होगा कि इंसान की बॉडी पर काफ़ी सारे चिप्स लगा दिए जाते हैं। ठीक है? इस तरीके से चिप लगा दिए जाते हैं और उसको, उसकी जो रीडिंग होती है उसको एक ग्राफ पर उतारा जाता है। एक्चुअली जब इंसान झूठ बोलता है तो थोड़ी-सी हार्ट बीट बढ़ जाती है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और उसके अंदर थोड़ी-सी घबराहट महसूस होती है। उसी थोड़ी-सी घबराहट को एक ग्राफ पर नोटिस किया जाता है। ठीक है? तो उससे ये पता चल जाता है कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है। ओके, तो ध्यान रखना, झूठ का पता लगाने वाले यंत्र को पॉलीग्राफ कहते हैं। ओके, चलिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि है? देखो, राशियां होती हैं दो प्रकार की, एक सदिश और एक अदिश। सदिश राशियां जो होती हैं उनमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है व्यक्त करने के लिए। ठीक है, अब आप देख लीजिए, ये है यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए वाला है, ये बिल्कुल सही है। ये एक सदिश राशि है क्योंकि संवेग जो होता है उसको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, परंतु दाब, ऊर्जा, कार्य, है ना, बल, विस्थापन, त्वरण आदि ये सब अदिश राशियों के उदाहरण हैं। ठीक है, तो हमारे इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी संवेग जो है ये सदिश राशि है। ठीक है, चलिए, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? जो भूकंप होता है उसकी जो तीव्रता है
उसको हम कैसे मापेंगे? बैरोमीटर से? जी नहीं। देखो बैरोमीटर से वायुमंडलीय जो दबाव होता है उसको मापा जाता है। पॉलीग्राफ से अभी हमने देखा कि झूठ का पता लगाया जाता है। हाइड्रोमीटर से जल का घनत्व मापा जाता है और सीस्मोग्राफ जो होता है उससे भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट है। ओके? चलिए। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है, ऊर्जा का सृजन हो सकता है, ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता परंतु विनाश हो सकता है। देखिए ऊर्जा संरक्षण का जो डेफिनेशन है वो ये है कि ऊर्जा जो है उसका ना तो आप बना सकते हो ऊर्जा को और ना ही नष्ट कर सकते हो। इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हो। यानी ऊर्जा का ना तो सृजन होता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। ये एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हवाओं की ऊर्जा होती है। कैसी होती है? जब हवाएं चलती हैं तो कैसी होती है ऊर्जा जो होती है? सिंपल सी बात है, वो गतिज स्थिति में होती है। ठीक है? केवल गतिज ऊर्जा होती है। अब आपसे एक प्रश्न है, आपको बताना है पवन और हवाओं में क्या अंतर है? ठीक है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। ठीक है? पवन और हवाओं में क्या अंतर है? चलिए, निम्न में से किसने किसने न्यूटन से पहले ही ये बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं? देखो न्यूटन से पहले ब्रह्मगुप्त गुप्त थे, उन्होंने ये बता दिया था कि सारी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ठीक है? चलिए, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? आपके ऑप्शंस हैं चार्ल्स न्यूटन ने, चार्ल्स बेवेज ने, या फिर आइजैक न्यूटन ने, या जॉन एडम्स ने। देखो यहाँ पर दो ऑप्शन है जहां पर आपको कंफ्यूजन होगा। एक तो चार्ल्स न्यूटन, एक आइजैक न्यूटन। ध्यान रखना चार्ल्स न्यूटन इसका आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर सी आइजैक न्यूटन है। ध्यान रखेंगे इसको। और केवल न्यूटन याद नहीं रखना है आपको, उनके पहले जो नाम है आइजैक न्यूटन ये भी याद रखना है। ठीक है? तो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत इन्होंने दिया था। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है? यहाँ पर फिर से वही प्रश्न है। ऑप्शन नंबर वन एकदम सही है। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया। ठीक है? अब कॉपरनिकस ने क्या किया, आइंस्टाइन ने क्या किया? अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए इनकी जो एक एक अचीवमेंट है उसके बारे में, अगर आपको पता है तो। ठीक है? चलिए, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है शून्य, अपरिवर्तित, परिवर्तनशील, या सभी गलत हैं? देखिए जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जा रही है तो उसके भार में कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है? ध्यान रखना, अपरिवर्तित रहता है। ठीक है जी? चलिए, और ये क्वेश्चंस वेरियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने इनको इंक्लूड किया है। और पीडीएफ आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां से इसकी पीडीएफ निकालकर आप अपने पास रिजर्व रख सकते हो, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो बार बार। ठीक है? चलिए, मानव शरीर का भार होता है ध्रुवों पर अधिक होता है, पृथ्वी की सतह पर सब जगह समान होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है, मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतों पर अधिक होता है। देखो मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, ये है उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव, और ये हो गया हमारा विषुवत वृत्त। हमारी जो अर्थ है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ मूव कर रही है, यानी घूम रही है। अब आप मुझे एक चीज बताइए कि ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ ज्यादा होगा, ध्रुवों पर या फिर इसका जो विषुवत वृत्त है यहाँ पर? देखो पृथ्वी रोटेट कर रही है और यहाँ पर पृथ्वी का जो है गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कम होगा। ठीक है? और ध्रुवों पर सबसे अधिक होगा, और जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता है, पिंड हो, व्यक्ति हो, किसी भी वस्तु का भार वहां सबसे ज्यादा होगा। तो ध्यान रखिए ध्रुवों पर व्यक्ति का भार सबसे अधिक होगा। ठीक है? ऑप्शन नंबर वन एकदम सही है। अगला प्रश्न है, एक पिंड का अधिकतम भार निम्न में से किस में होता है? मैक्सिमम किस में होगा? आपको एक कॉमन सेंस लगाना है कि इनमें से सबसे हल्का कौन है। जो भी हल्का होगा तो पिंड का भार या वस्तु का भार सबसे अधिक उसी में होगा। वायु, जल, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर सी सही है। इन सभी में हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है और यहीं पर सबसे ज्यादा वजन भी होगा किसी वस्तु का। ओके? चलिए, क्वेश्चन नंबर 15। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। देखो अक्सर आपने देखा होगा जो घड़ियां होती हैं इस तरीके से, पेंडुलम घड़ी जो होती है जिसे बोलते हैं, वो इस तरीके से मूव करती है। ठीक है? ऐसे करके मूव करती रहती है वो। अगर इसकी लंबाई जितनी ज्यादा होगी उसका दोलन काल उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है? ऐसे जाएगी फिर आएगी, उसका एक दोलन काल करने में उसको टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर इसकी लंबाई थोड़ी कम है यानी छोटी है तो इसको जल्दी जल्दी टाइम नहीं, मतलब जल्दी जल्दी ये अपना दोलन काल पूरा कर लेगा। ठीक है? तो ध्यान रखिए गर्मियों में दोलन, ये जो लोलक होता है इसकी लंबाई बढ़ जाती है क्योंकि ऊष्मा पाकर कोई भी वस्तु प्रसारित होती है यानी फैलती है। ठीक है? और शीतकाल में ये वस्तु जो है, ये जो लंबाई है कम हो जाती है, और जब लंबाई कम होगी तो इसका दोलन काल जल्दी जल्दी कंप्लीट होगा। ठीक है? तो ध्यान रखेंगे पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से शीतकाल में चल सकती है। ओके? चलिए,
पृथ्वी का पलायन वेग होता है, कौन-सा होता है? देखिए पलायन वेग क्या होता है? मान लीजिए ये पृथ्वी है, आप यहाँ खड़े हो, यहाँ से आप किसी वस्तु को फेंकते हो, किस स्पीड से? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर आप फेंकते हो, तो वो वस्तु फिर पृथ्वी पर कभी वापस नहीं आएगी, वो अंतरिक्ष में चली जाएगी, ठीक है? ध्यान रखेंगे, ऐसा वेग जो पृथ्वी से किसी वस्तु को फेंकने पर जिससे 11 पॉइंट किलोमीटर के जो वेग है, उससे फेंकने पर वो वस्तु पृथ्वी के वातावरण में या पृथ्वी पर वापस नहीं आए, उसको पलायन वेग कहते हैं और ये वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है? यानी इतनी स्पीड से फेंकोगे तो ये वस्तु वापस पृथ्वी पर कभी नहीं आएगी। यही इसका पलायन वेग है। ओके? 17वां प्रश्न है वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव, द्रव का घनत्व या फिर वायुमंडलीय दाब या फिर गुरुत्व। देखो ये सरफेस टेंशन की वजह से होता है। जो वर्षा की बूंद होती है वो गोल इसलिए होती है पृष्ठ तनाव के कारण यानी सरफेस टेंशन के कारण। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि देखो कोई भी चीज किसी द्रव पर तैर रही है तो उसका मतलब होता है कि उसकी जो डेंसिटी है वो पानी से कम है। अब आप देख लीजिए उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, किसका? मिट्टी के तेल का। इसीलिए वो ऊपर तैरता है। अरे भाई उसका घनत्व मिट्टी के तेल का घनत्व पानी के घनत्व से ज्यादा होगा तो वो पानी की सतह पर बैठ जाएगा। आपने अक्सर देखा होगा कि जो मच्छर वगैरह भगाने का काम करते हैं तो कभी कभी नालियों में या जमा पानी होता है वहां पर या तालाबों में जहां से मच्छर ज्यादा पैदा होते हैं वहां पर मिट्टी का तेल छिड़क दिया जाता है। क्यों? क्योंकि मिट्टी का तेल जल की जो ऊपरी सतह है उस पर फैलकर उसकी जो सरफेस टेंशन है उसको कम कर देता है। पानी का जो ऊपर का तल है उसका जो सरफेस टेंशन है उसको कम कर देता है और जिससे क्या होता है कि मच्छर के जो लार्वा होते हैं वो पानी में डूब जाते हैं। ठीक है? पानी का घनत्व ज़्यादा होता है इसीलिए वो उस पर तैरते रहते हैं, लेकिन जब मिट्टी का तेल मिलाया जाता है तो सरफेस टेंशन कम हो जाएगा और जिससे क्या होगा वो डूब जाएँगे उसके लार्वा। ठीक है? मच्छर मर जाएँगे। तो ध्यान रखना मिट्टी के तेल का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। ओके? चलिए इसीलिए वो तैरता है ऊपर। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब कैसा होता है? देखो साबुन का जो बुलबुला होता है ना, वो बाहरी वायुमंडल के दाब से अधिक होता है उसमें। ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही है। वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है साबुन के बुलबुले का अंदर का दाब। ओके? ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता कैसी होती है? हमने अभी आपको बताया था कोई भी वस्तु हो, ऊष्मा पाकर वो प्रसारित होती है। अगर किसी वस्तु का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, ठीक है? तो उसकी श्यानता यानी कि जो गाढ़ापन है, वो उसका घटेगा, यानी वो पतला होगा, यानी फैलेगा वो। ध्यान रखना, ठीक है? चलिए, किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? किस टेम्परेचर पर? देखिए, ये है टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस। इस डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो टेम्परेचर होता है, सॉरी डेंसिटी जो होती है, वो मैक्सिमम होगी। ओके? चलिए, बादलों के वायुमंडल में तैरने का क्या कारण है? उनका कम होना, क्या कम होना? टेम्परेचर कम होना, वेग, दाब या घनत्व? देखो कोई चीज़ कब पानी पर तैरती है या हवा में कब तैरती है? उस वस्तु की या उस स्थिति की अपेक्षा उसका जो घनत्व है वो कम होता है। ठीक है? तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। बादलों की जो डेंसिटी होती है वो एयर से कम होती है, इसीलिए वो एयर के ऊपर तैरते रहते हैं। ठीक है? और जैसे-जैसे जो बादलों की डेंसिटी है वो ज़्यादा बढ़ती जाती है, तो वो संघनित होने लगते हैं और वर्षा की बूंद के रूप में वो नीचे आते हैं फिर वो। ठीक है? चलिए, तो ध्यान रखेंगे बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण उनका घनत्व कम होना है। ठीक है? बादलों का। मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का क्या कारण है? हमने पहले ही डिस्कस किया है कि चाहे वो मथने वाली मशीन हो यानी जो क्रीम होती है वो निकालने वाली यानी कि जो माखन होता है वो निकालने वाली मशीन हो या हो वॉशिंग मशीन जो कपड़े धोते हैं। ये दोनों ही अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत के उदाहरण हैं। ठीक है? इनमें बल अंदर से बाहर की तरफ लगता है। ठीक है जी? चलिए, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। जो प्रकाश विकिरण होते हैं, उनकी जो विकिरण होती हैं, वो किस तरह की होती हैं? आपके ऑप्शंस हैं तरंग के समान, कण के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान या फिर तरंग एवं कण किसी के समान नहीं। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। तरंग और कण दोनों के ही समान होती हैं प्रकाश विकिरणों की प्रकृति। ठीक है? निम्न में से किसका वेग अधिकतम होता है? देखो, वेग मतलब कह सकते हैं स्पीड। कॉस्मिक किरणों की, प्रकाश की, इलेक्ट्रॉन की, पराध्वनिक तरंगों की। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। जो लाइट का वेग होता है इनमें से वो सबसे ज्यादा होता है। और कितना होता है? आगे देखेंगे। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है किस में? प्रकाश का वेग हीरे में अधिकतम होता है, पानी में, निर्वात में या फिर हाइड्रोजन में? देखिए ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। प्रकाश की जो चाल होती है, वेग जो होता है, वो निर्वात में सबसे ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसको रोकने के लिए एक कोई भी मीडियम नहीं मिलेगा। वहाँ पे कोई भी एनवायरनमेंट या जो है एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा वहाँ पर। ठीक है? निर्वात में। तो वो बिल्कुल स्वतंत्र होके इस अपनी फुल पोटेंशियल के साथ आगे बढ़ेगा। तो ध्यान रखना प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा होता है निर्वात में। ओके? चलिए।
प्रकाश की अब गति कितनी होती है? देखो, मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। प्रकाश की गति होती है 3.10 मीटर पर सेकंड। इतने मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये प्रकाश मूव कर सकता है। ठीक है? ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग है। सूर्य का जो प्रकाश है धरती की सतह पर लगभग कितने मिनट में या कितने सेकंड में पहुंचता है? देखिए, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। 8.5 मिनट में सूर्य का प्रकाश जो है सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी तय कर लेता है। ठीक है, ध्यान रखना, 8.5 मिनट में। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है? यानी कि तीव्रता है, वेग है, तरंगदैर्घ्य है या आवृत्ति है। इनमें से ऐसी कौन सी चीज है जिसमें बदलाव नहीं होगा? देखो, तीव्रता में बदलाव हो जाएगा, वेग में भी हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य में भी हो जाएगा, बट उसकी जो आवृत्ति है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में, जल से कांच में, वायु से जल में या वायु से कांच में। ऑप्शन नंबर जो है हमारा ए एकदम सही है। अगर प्रकाश हीरे से कांच में जाता है यानी डायमंड से ग्लास में अगर जाएगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति देखने को मिलेगी। ठीक है जी, चलिए। मरीचिका का बनना उदाहरण है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मरीचिका किससे कहते हैं। देखो, मई जून की गर्मी पड़ रही है, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में आप देखोगे, दूर धूप में देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे हवाएं उबल रही हों। जैसे हम जब जल उबालते हैं तो उसके ऊपरी सतह पर जो है कुछ हिलोरे टाइप की दिखाई देती हैं हवा में ही। ठीक है, तो वही होती है मरीचिका। ठीक है, और ये आपको देखने को मिलेगा मई जून की गर्मियों में, अच्छी खासी जब गर्मियां पड़ती हैं। तो ये सब होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? एक अच्छे तरीके से तरासा हुआ हीरा, कटा हुआ हीरा, वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही जगमगाता है। जितना लाइट आप उस पर फेंकोगे उतना ही वो परावर्तित करेगा। ठीक है, फिर चाहे आप उसको अंधेरे में ले जाओ या कहीं भी ले जाओ। ठीक है, क्योंकि लाइट एक बार उसके अंदर एंटर हो जाती है फिर वो बाहर नहीं निकल पाती है। और ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि लाइट अंदर ही रहेगी और उसको एक अलग अलग एंगल से उसको काटा जाता है। इस एंगल से काटा जाता है कि लाइट जो अंदर अंदर ही रहती है उसमें और बाहर निकल नहीं पाती, तो इसीलिए हीरा जगमगाता है। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती हैं। रमन प्रभाव का प्रकाश, ठीक है, ध्यान रखना, ये होता है सभी पारदर्शी माध्यमों में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। सभी पारदर्शी माध्यमों में रमन प्रभाव जो है ये आर पार जा सकती है। ठीक है, दृष्टिपटल यानी कि आंख में जो रेटिना होता है उस पर चित्र कैसा बनता है आपको बताना है। वह चित्र बनेगा, वह वस्तु के बराबर पर उल्टा बनता है। वह वस्तु से छोटा होता है पर सीधा होता है, वह वस्तु से छोटा होता है पर उल्टा होता है। यस, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। देखो, जब रेटिना पर कोई भी प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु से पहली बात छोटा होगा और उल्टा होगा। ध्यान रखना, छोटा और उल्टा। ठीक है, ओके, चलिए। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? विसरण का मतलब आप ऐसे समझिए उसके फैलाव का, फैलने का क्या कारण है वायुमंडल में? CO2, धूल की कण, हीलियम या जलवाष्प? ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। धूल के कण की वजह से जो प्रकाश होता है वो वायुमंडल में फैलता है। धूल, हवा, एटमॉस्फेरिक जो होता है उसकी वजह से जो है लाइट जो है फैलती है। ठीक है, ध्यान रखना। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किससे? किस प्रकाश का रंग जो होता है वो आयाम पर निर्भर करता है या फिर तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है या तीव्रता पर या वेग पर? देखो, प्रकाश का जो रंग होता है ना वो ऑप्शन नंबर बी यानी उसकी जो तरंग दैर्ध्य है उस पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए। निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य होता है? अक्सर आपने देखा होगा जो ट्रैफिक लाइट होती है, जो खतरे वाली लाइट होती है, स्टॉप वाली लाइट होती है, वो हमेशा रेड कलर की होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो लाल कलर का तरंग दैर्ध्य होता है वो सबसे लंबा होता है और इसीलिए कोई दूर से आ रहा वाहन उसको इजीली देख सकता है और सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ध्यान रखना, सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य लाल रंग का होता है और सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है बैंगनी रंग का। क्योंकि बैंगनी रंग का जो प्रकाश होता है वो ज्यादा लंबी दूरी तय नहीं कर पाता, वो आसपास ही सिकुड़ कर रह जाता है, यानी आसपास ही वो रहता है यहीं पे। ठीक है, लेकिन लाल रंग का प्रकाश जो होता है वो दूर तक जा सकता है। ठीक है, चलिए। 38वां प्रश्न है, दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश रंग है। अभी हमने बताया जो बैंगनी रंग का होता है प्रकाश उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है और सबसे ज्यादा होती है लाल की। ठीक है, चलिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है? देखो, अब वो वाला प्रकाश ढूंढिए आप जिसमें ऊर्जा अवशोषित करने की क्षमता ज्यादा होती है। ठीक है, लाल, पीला और हरा इसमें नहीं होती, नीला हो या काला हो। देखो, कोई भी वस्तु होती है नीली हो या काली उसमें प्रकाश को एब्जॉर्ब करने की यानी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता ज्यादा होती है कंपेयर टू रेड कलर,
व्हाइट कलर, पीला कलर, हरा कलर इनके, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा ए एकदम सही है, नीले प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है, ओके? ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्यों? अभी हमने डिस्कस किया कि लाल प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है, वो सबसे अधिक होती है। वो लाल प्रकाश जो होता है, वो अधिक दूरी तय कर सकता है, इसीलिए वो दूर से लोगों को दिख जाता है, ठीक है? ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही है। इसकी तरंगों की दैर्ध्य जो होती है, यानी लंबाई जो होती है, वो सबसे अधिक होती है, इसीलिए जो है ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है, ओके? आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है, ये बताना है हमें। आपके ऑप्शंस हैं, नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, नीले प्रकाश का वातावरण में अवशोषण सबसे कम, या लाल प्रकाश का वातावरण में अवशोषण सबसे ज़्यादा होता है। देखो, हमारे इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है। नीला जो प्रकाश होता है, उसका प्रकीर्णन यानी फैलाव जो होता है, वो सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए हमें आकाश नीला दिखाई पड़ता है, ठीक है? चलिए, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, क्यों? परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, अपवर्तन के कारण या विवर्तन के कारण। जब सूर्य अस्त होता है तो हमें वो दिखाई पड़ता है प्रकीर्णन के कारण, ठीक है? वो लाल दिखाई पड़ता है आसपास का एनवायरमेंट, ओके? जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो वह कैसा दिखता है? देखो, अगर आप पृथ्वी पर हो और जो है आकाश को देख रहे हो तो आपको नीला दिखाई देगा, ठीक है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। बट आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर जो है ना, हवा का वायुमंडल जो है, उसको क्रॉस कर जाओगे, ऊपर चले जाओगे थोड़ा सा, तो वहां से जब आप प्रकाश को उसको देखोगे, आकाश को देखोगे, अंतरिक्ष को देखोगे, तो वहां से फिर वो काला दिखाई देगा, ठीक है? ध्यान रखना इस चीज को। चलिए, कार में पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है? यानी कार हो, वाहन हो, बस हो, ट्रक हो, कोई भी हो, उसमें जो रियर व्यू मिरर होता है, उसमें हम किस लेंस का या किस दर्पण का यूज करते हैं? और आपके जो ऑप्शंस हैं, अवतल दर्पण, बेलनाकार दर्पण या उत्तल दर्पण या फिर समतल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है रियर व्यू मिरर में, ठीक है? चलिए, इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम है। इंद्रधनुष के रंग जो होते हैं वो सबसे, मतलब देखेंगे आप, सबसे ऊपर होता है बैंगनी कलर का, ठीक है? और सबसे नीचे होता है रेड कलर का। अब आपको बताना है, आपने एक सुना होगा विबग्योर के नाम से, ठीक है? चलो मैं उसको हिंदी में बताता हूँ आपको। सबसे पहले होता है बैंगनी कलर का, ठीक है? फिर होता है जामुनी कलर, फिर होता है नीला, ठीक है? एक सेकेंड, नीला हो गया, फिर होता है हरा, और फिर होता है पीला, फिर होता है नारंगी कलर का, और फिर होता है रेड कलर का, यानी लाल कलर का। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? तो अब आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर कौन सा है? नीला, हरा और बैंगनी? जी नहीं। ऑप्शन नंबर इसका जो सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। देखो, नीला, हरा, पीला, ठीक है? इस तरीके से आप देखेंगे, नीला, हरा, पीला, ओके? चलिए, इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्णपट होते हैं, यानी कि सबसे ऊपर कौन सा रंग होगा और सबसे नीचे कौन सा रंग होगा। अभी हमने बताया सबसे ऊपर होता है बैंगनी और सबसे नीचे होता है रेड कलर, इसके बीच में होते हैं बाकी सारे कलर्स, ठीक है? जो भी है 5 कलर और होते हैं इसके, टोटल 7 कलर्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है? 46 का ऑप्शन नंबर डी सही है, बैंगनी और लाल। बैंगनी सबसे ऊपर, लाल सबसे नीचे। चलिए, दूरदृष्टि दोष को निवारण के लिए काम में लेते हैं, किस लेंस को हम काम में लेते हैं दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए? देखिए, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का यूज किया जाता है, और निकट दृष्टि दोष के लिए जो है अवतल लेंस का यूज किया जाता है। इसको याद रखना, ठीक है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए मैं इसको इंक्लूड किया। चलिए, अगला है, निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है किससे? अभी हमने बताया था, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो अवतल लेंस होता है उसको यूज करते हैं, निकट दृष्टि दोष को, और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का यूज किया जाता है, ठीक है? चलिए, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है? तो सामान्य आंख है, तो उसको किसी वस्तु को देखने के लिए या पढ़ने के लिए न्यूनतम दूरी जो होगी वो 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है, 25 सेंटीमीटर। लेंस की शक्ति मापी जाती है, जो लेंस होता है उसको हम किस में मापते हैं? उसकी भी एक यूनिट होती है, उसको मापते हैं हम डायोप्टर में। ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही, डायोप्टर में हम जो है लेंस की क्षमता को मापते हैं, ठीक है? मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कैसा? सॉरी, कहाँ पर बनता है? ठीक है, देखो, प्रतिबिंब जो बनेगा वो कॉर्निया, उस पर रेटिना पर बनता है, और छोटा बनता है वस्तु की अपेक्षा, और उल्टा बनता है। पहली चीज याद रखना, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? रेटिना पर, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है, रेटिना पर बनेगा, ओके? 3 रंग मूल रंग हैं, और ये कौन-कौन से हैं आपको बताने हैं। देखो, 3 रंग होते हैं मूल रंग, कौन-कौन से? एक तो होता है हरा, ठीक है? इसको ऐसे याद रखिए, हनीला करके,
नीला, ठीक है। हरा, नीला और लाल, आप देख लीजिए किस में है, नीला, हरा और लाल। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है, ठीक है। कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापक्रम जो होता है समान रहता है? यानी कि सेंटीग्रेड इज़ इक्वल टू फ़ारेनहाइट कब होगा? डिग्री सेंटीग्रेड इज़ इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट कब होता है? और ये होता है माइनस का 40 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। जब माइनस 40 डिग्री सेल्सियस किसी वस्तु का टेम्परेचर होगा तो वहां पर जो रीडिंग आएगी सेल्सियस की और फ़ारेनहाइट की एकदम इक्वल आएगी, ठीक है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर होता है कितना? देखो यहाँ पर कंफ्यूजन होगा आपको डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में। अगर किसी व्यक्ति का जो टेम्परेचर है कितना, स्वस्थ व्यक्ति का टेम्परेचर 36.9 डिग्री सेल्सियस है, तो वो बिल्कुल सही है, यानी ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है। और फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98.4 डिग्री सॉरी फ़ारेनहाइट होना चाहिए, ठीक है, ये नहीं होगा, इस तरीके से होगा। 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ध्यान रखना बस यूनिट का अंतर है, यहाँ पर सेल्सियस है और यहाँ पर फ़ारेनहाइट है। सेल्सियस में 37 डिग्री या 36.9 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और फ़ारेनहाइट में 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए एक स्वस्थ मनुष्य के बॉडी का टेम्परेचर, ठीक है? चलिए, परम शून्य ताप क्या होता है? एक ऐसा ताप, परम शून्य ताप, एक ऐसा ताप उसके नीचे कोई टेम्परेचर ना हो, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी सही है। सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप, वह न्यूनतम संभव ताप होना चाहिए, ठीक है? परम शून्य ताप उसी को कहेंगे। अगला है जब बर्फ पिघलती है तब आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, द्रव्यमान बढ़ता है या द्रव्यमान घटता है? ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। जब एक सेकेंड, जब बर्फ पिघलेगी तो आयतन उसका घटेगा, ध्यान रखना इसको, ठीक है। चलिए, थर्मोस्टेट वह यंत्र है, देखो थर्मोस्टेट जो होता है वो एक ऐसा यंत्र होता है जो टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। और इसका यूज खासकर, और इसका जो यूज़ होता है ना वो एसी वगैरह में होता है। आप एसी का कोई भी सर्टेन टेम्परेचर है, मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस, आप उसको टेम्परेचर को सेट कर दीजिए, तो वो थर्मोस्टेट के कारण ही वो टेम्परेचर पूरा रूम जो है उसी डिग्री सेल्सियस में जो कन्वर्ट हो जाएगा, उसका जो बाहर का अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। और ये होता है थर्मोस्टेट के कारण, यानी कि किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है फिर ये, ठीक है जी। श्वेत वस्त्र काले वस्त्र की अपेक्षा ठंडे होते हैं क्यों? देखो, काले वस्त्र जो होते हैं वो ऊष्मा को एब्जॉर्ब करके रखते हैं, लेकिन जो श्वेत वस्त्र होते हैं जो ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं साथ के साथ, ठीक है। तो इसी कारण जो है श्वेत वस्त्र अधिक ठंडे होते हैं काले वस्त्रों की अपेक्षा, ठीक है। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। वे या वे का मतलब श्वेत वस्त्र पूर्ण प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं, इसीलिए वो ठंडे होते हैं, ठीक है जी। चलिए, ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 59, पसीने का मुख्य उपयोग होता है, पसीने का जो मुख्य उपयोग होता है किस में होता है? शरीर का टेम्परेचर कंट्रोल रखने में, शरीर में जल की मात्रा संतुलित रखने में, शरीर में विष पदार्थ निकालने में या त्वचा के छिद्र से गंदगी दूर करने में? इसका भी यूज होता है, ठीक है, पसीने का इसमें, बट सही ऑप्शन जो है, आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 है। शरीर का टेम्परेचर कंट्रोल करने में जो है पसीना हमारा काम करता है, ठीक है। चलिए, 60वां प्रश्न है, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? मिट्टी के घड़े में, एक सेकंड, जो जल ठंडा रहता है वो वाष्पीकरण के कारण होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं रेडियो तरंगें, एक्स तरंगें, प्रकाश तरंगें या ध्वनि तरंगें। देखिए ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। ध्वनि तरंगें जो होती हैं वो यांत्रिक तरंगें होती हैं और ध्वनि तरंगें ठोस में, द्रव में और गैस में, तीनों में ही संचरण कर सकती हैं। ओके, अगला प्रश्न है, अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है। देखिए अनुदैर्ध्य तरंगें कौन सी होती हैं? रेडियो तरंगें, ध्वनि तरंगें या फिर एक्स तरंगें। ये ध्वनि तरंगें ही होती हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए, दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? जो रेडियो तरंगें होती हैं वो पृथ्वी की जो आयन मंडल होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, पृथ्वी के आयन मंडल से परावर्तित होकर हमें वेरियस जो हमारी सैटेलाइट्स हैं उनके थ्रू जो सिग्नल्स प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है। चलिए, कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती? शून्य का मतलब निर्वात में संचरण नहीं कर सकती। प्रकाश तरंगें कर सकती हैं, ऊष्मा कर सकती है, बट ध्वनि तरंगें नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए उनको एक मीडियम की आवश्यकता होती है, यानी एक माध्यम चाहिए उनको आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो शून्य का मतलब निर्वात, यहाँ पर निर्वात में ये ध्वनि तरंगें संचरण नहीं कर सकती हैं। ओके, अगला प्रश्न है, एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है प्रयोग करता है, एक रडार कौन सी तरंगों का यूज करता है? प्रकाश तरंगें, रेडियो तरंगें, ध्वनि तरंगें या कणातीत
तरंगें। देखिए हमारे इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है, सॉरी सेकंड है यानी बी। ये रेडियो तरंगों को यूज़ किया जाता है इसमें, ठीक है? तो अभी हाल-फिलहाल में आकाश एयर डिफेंस सिस्टम जो है हमारा वो चर्चा में है। तो उसमें क्या है कि इस तरीके से जो आकाश डिफेंस सिस्टम है वो अंतरिक्ष में उड़ रहे किसी वायुयान का रेडियो तरंगों के माध्यम से उसका पता लगाता है, उसकी डिस्टेंस पता करता है, फिर उस पर अटैक करके उसको नष्ट भी करने की क्षमता रखता है, ठीक है? तो ध्यान रखना रडार में यूज़ होती हैं रेडियो तरंगें। चलिए, दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंगें हैं। जो कम्युनिकेशन होता है उसमें जैसे आप लोग हम सब मोबाइल का यूज़ करते हैं, उसमें जो कम्युनिकेट किया जाता है वो उनमें कौन-सी तरंगों का यूज़ किया जाता है? और हमारे इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है, माइक्रोवेव तरंगों का इसमें यूज़ किया जाता है। ठीक है जी? अगला प्रश्न है सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है। कौन-सी तरंगें यूज़ की जाती हैं सीटी स्कैन में? देखिए ऑप्शन नंबर जो डी है एक्स तरंगें, ये बिल्कुल सही है। जो जब डॉक्टर सीटी स्कैन करते हैं किसी बॉडी का, तो उसमें एक्स किरणों का यूज़ किया जाता है। ओके जी? चलिए, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। ध्वनि का वेग किस में अधिकतम होगा? वायु में, द्रव में, धातु में या निर्वात में? देखो डेंसिटी जिस माध्यम की ज़्यादा होगी वहाँ पर ध्वनि का वेग अधिक होगा। ओके? तो ध्यान रखना धातु जो होती है उसमें ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। निर्वात में ध्वनि तरंगें संचरण नहीं कर सकती। ध्वनि तरंगों को संचरण करने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है। वायु में भी कर सकती हैं, द्रव में भी कर सकती हैं बट ध्वनि धातु जो होती है ये ठोस होती है, इसमें ध्वनि तरंगें का जो वेग होता है वो अधिकतम होगा। ठीक है? ध्वनि तरंगें हैं, निर्वात में चल सकती हैं क्या? जी नहीं। केवल ठोस माध्यम में चल सकती हैं, ये सही है। केवल गैसों में चल सकती हैं, ये भी सही है। बट केवल यहाँ पर ये गलत लगा हुआ है, ठीक है? ठोस और गैस दोनों ही माध्यमों में चल सकती हैं। अगर इसमें द्रव होता तो उसमें भी ध्वनि तरंगें मूव कर सकती हैं, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। 70वां प्रश्न है, एक अंतरिक्ष यात्री है, वह अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है। ठीक है? ध्यान रखना तो ऑप्शन नंबर जो सी है, ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं है, इसीलिए चंद्रमा पर 2 व्यक्ति एक-दूसरे की बातें नहीं सुन सकते हैं। ठीक है? ध्वनि की श्रव्यता की सीमा क्या है? जब ध्वनि की श्रव्यता यानी जब मनुष्य यानी आप हम सब लोग जो हैं, कितने हर्ट्ज़ तक की ध्वनि को सुन सकते हैं? देखो 20 हर्ट्ज़ से ज़्यादा और 20,000 हर्ट्ज़ से कम की ध्वनि को हम लोग सुन सकते हैं। ठीक है? चलिए, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? जो डेसिबल होता है, उसे हम मापते हैं किस में? उसमें मापा जाता है क्या वातावरण में ध्वनि। ठीक है? ध्यान रखना जो ध्वनि की क्षमता है उसको हम डेसिबल में मापते हैं। ओके? चलिए, अगला प्रश्न है एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्न में से किस एक का टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है जो टीवी रिमोट हुआ, एसी का रिमोट हुआ, ठीक है? ये जो रिमोट होते हैं उनमें कौन-सी तरंगें हैं जिनका यूज़ किया जाता है? ओके? तो ध्यान रखना इसमें रेडियो तरंगों का ही यूज़ किया जाता है। ओके? रडार में भी रेडियो तरंगों का यूज़ किया जाता है। 100 वाट का बिजली का बल्ब अगर 10 घंटे चले, तो बिजली कितनी खर्च होगी? आपको बताना है, कितने यूनिट निकल कर आएँगे? देखो, 100 वाट का कोई बल्ब है, अगर वो 10 घंटे चल रहा है, तो 1000 का मतलब 1 यूनिट, ठीक है? 1 यूनिट उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल निकल कर आएगा, ओके? डायनामो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है, किसको? देखो, डायनामो एक ऐसी युक्ति है, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परावर्तित करती है। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परावर्तित करने का काम करता है मोटर। ओके और जो रासायनिक ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में परावर्तित करने का काम करता है जो सेल होते हैं ना बैटरी वो ठीक है और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परावर्तित करने का काम कौन करता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है इसका। विद्युत मोटर में देखिए अभी हमने बताया कि जो विद्युत मोटर होती है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करती है। ऑप्शन नंबर सी देखिए आप विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करती है और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है डायनेमो। ओके चलिए अगला प्रश्न है ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परावर्तित कर दे वह कहलाता है। देखिए उसे कहते हैं बैटरी। जो बैटरी होती है वो रासायनिक तत्व उसमें यूज़ होते हैं, फिर वो विद्युत ऊर्जा में परावर्तित करता है, ठीक है? तो ध्यान रखना बैटरी जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परावर्तित करने का काम करती है।
78 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु है जो रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में यूज़ किया जाता है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आप इज़िली इसका जवाब दे सकते हो। जो टंगस्टन होता है, जो बल्ब होते हैं ना, उसमें जो ऐसे करके जो स्प्रिंग लगी रहती है, ठीक है? इस तरीके से मान लीजिए ये बल्ब हो गया और बल्ब में इस तरीके से ये स्प्रिंग लगी रहती है, ठीक है? तो ये जो स्प्रिंग होगी, ये वाली स्प्रिंग ये टंगस्टन की बनी होती है, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व है, जिसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, वह कौन-सा तत्व है? और वह तत्व है चांदी, ठीक है? सिल्वर जो है, इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी करंट जो होता है फ्लो करता है। ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही है। सीएफएल का पूर्ण रूप है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप और सेंट्रली फिक्स्ड लैंप, केमिकल फ्लोरेसेंट लैंप, कंडेंस्ड फ्लोरेसेंट लैंप। देखिए कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप जो होता है इसकी फुल फॉर्म होती है सीएफएल की, ओके? चलिए, विद्युत बल्ब के अंदर कौन-सी गैस होती है? जो विद्युत बल्ब होते हैं, 1 सेकंड। सबसे पहले तो याद रखेंगे अभी हमने बताया कि मान लीजिए ये कोई विद्युत बल्ब है, इसके अंदर जो स्प्रिंग होती है वो टंगस्टन की बनी होती है, ठीक है? इस तरीके से इसके अंदर अक्रिय गैस भरी जाती है, क्यों? क्योंकि ये बाह्य वातावरण से कॉन्टैक्ट में आएगा, संपर्क में आएगा तो उस पर कोई प्रभाव ना पड़े बाह्य वातावरण का, ठीक है? तो इसीलिए इनमें इन बल्बों में निष्क्रिय गैस भरी जाती है, जो किसी भी गैस के साथ क्रिया नहीं करे। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे आप, ऑक्सीजन नहीं है, वायु भी नहीं है और CO2 भी नहीं है, इसमें से इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है, इनमें से कोई नहीं। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, चलो एक मैं बताता हूँ, नियॉन गैस होती है, दूसरी गैस का आप नाम बताइए जो निष्क्रिय गैस हो, ठीक है? जिनका यूज़ विद्युत बल्ब में यूज़ किया जाता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। ऐसी कौन-सा प्रोसेस है जो सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है उससे? नाभिकीय विखंडन होता है, नाभिकीय संलयन होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया द्वारा या अवकरण अभिक्रिया के द्वारा? देखिए, यहाँ पर होता है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि नाभिक के 2 छोटे कण मिलकर आपस में जुड़ते हैं, तो एक बड़ा नाभिक बनाते हैं और ढेर सारी ऊर्जा का जो है निर्माण करते हैं। बट नाभिकीय विखंडन में इसका उल्टा होता है, एक जो नाभिक का कण होता है वो 2 छोटे-छोटे कणों में टूट जाता है और यहाँ पर भी ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है? तो ध्यान रखेंगे सूर्य पर ऊर्जा का जो स्रोत है, नाभिकीय संलयन की जो प्रक्रिया है वह चल रही है, वही उसका स्रोत है, नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न है, तारे अपनी ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार प्राप्त करते हैं? जो तारे होते हैं नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप प्राप्त करते हैं, या विखंडन, या रासायनिक क्रिया, या गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण? और हमारे इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है। नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप, ठीक है? ध्यान रखेंगे जो प्रक्रिया सूर्य में चल रही है वही तारों में चलती है। एक्चुअली सूर्य भी एक तारा है, ठीक है? तो और अक्सर ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन-सा है? तो ध्यान रखेंगे सूर्य ही है, ठीक है? चलिए, निम्न में से कौन-सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? सोलर सेल में कौन-सा यूज़ किया जाता है? सिलिकॉन, सीरियम, एस्टेटिन, वैनेडियम? और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है। सिलिकॉन जो है वो सोलर सेल में यूज़ किया जाता है, ठीक है? जो सोलर पैनल्स वगैरह होते हैं वहाँ पर सिलिकॉन का यूज़ करते हैं। परमाणु रिएक्टर क्या है? जो परमाणु रिएक्टर होते हैं, क्या वो परमाणु बम निर्माण स्थल है? यानी परमाणु बम बनाने का जो स्थान है वहाँ पर? भारी पानी का तालाब होता है, यूरेनियम 238 का उत्सर्जक होता है, या आणविक भट्टी होती है? देखिए यहाँ पर यूरेनियम 238 का यूज़ किया जाता है, बट ये आणविक भट्टी होती है, ठीक है? ध्यान रखना, एटॉमिक भट्टी होती है परमाणु रिएक्टर। यहाँ से बहुत ज़्यादा बिजली निकलती है जो बड़े-बड़े शहरों में उसको प्रोवाइड कराई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है। यूरेनियम तो नहीं है, ठीक है? अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि दुनिया भर में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कंट्री कौन-सा है और सबसे ज़्यादा भंडारण करने वाला कंट्री कौन-सा है? ठीक है? दोनों अलग-अलग प्रश्न हैं, ध्यान रखना। एक उत्पादक कंट्री बताना है और एक बताना है जिसके पास यूरेनियम का सबसे ज़्यादा भंडार है, ओके? बट इंडिया की बात की जाए तो थोरियम जो है इंडिया के पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, ओके? तो ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है, थोरियम। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में क्या अंतर होता है? चलिए, देखिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। नाभिकीय रिएक्टर जो होता है वहाँ पर जो क्रिया होती है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, जो रिएक्शन होती है उसमें, ठीक है? बट परमाणु बम में वो जो क्रिया होती है उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ठीक है? अब देखेंगे आप ऑप्शन नंबर पहला पढ़िए आप, नाभिकीय रिएक्टर में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती है जबकि परमाणु बम में होती है। ये तो गलत है। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है, ये सही है। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित नहीं होती, जी नहीं। परमाणु बम में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती है जबकि नाभिकीय रिएक्टर में होती है।
और हमारे इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हमको मिल चुका है। नाभिकीय रिएक्टर जो होता है, उसमें जो श्रृंखला अभिक्रिया होती है, जिससे ढेर सारी ऊर्जा उत्सर्जित होती है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन-सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? कौन-सा तत्व है जो परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? देखिए, यूरेनियम तो आता है, थोरियम भी आता है। अब आप कैडमियम या प्लूटोनियम में से एक है, बताइए। देखिए, प्लूटोनियम भी आता है, बट कैडमियम जो है, ये परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है, ठीक है? चलिए, निम्न में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? यूरेनियम का किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। थोरियम का, ये भी किया जा सकता है। प्लूटोनियम का, ये भी किया जा सकता है, बट ये कैल्शियम जो होता है, ये कोई ईंधन नहीं होता, ठीक है? चलिए, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, किस पर आधारित है? जो परमाणु बम होता है, वो नाभिकीय संलयन पर आधारित है, नाभिकीय विखंडन, उपयुक्त में से दोनों या उपयुक्त में से किसी पर भी नहीं। और हमारे इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है। जो परमाणु बम होता है, वो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया पर आधारित होता है। ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है? नाभिकीय विखंडन में अभी हमने बताया था कि जो एक परमाणु होता है, उसके वो टूटता है 2 परमाणुओं में, छोटे-छोटे परमाणुओं में टूटता है और ढेर सारी ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। बट नाभिकीय संलयन जो होता है, उसमें क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर आपस में मिलते हैं और एक बड़ा परमाणु कण बनाते हैं, ठीक है? और उसमें ढेर सारी ऊर्जा को उत्सर्जित करते हैं। सूर्य पर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के द्वारा ही ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। बट हमारे इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। नाभिकीय विखंडन जो है परमाणु बम में प्रक्रिया होती है। चलिए, हाइड्रोजन बम निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है या किस सिद्धांत पर आधारित है? जो हाइड्रोजन बम होता है, जो प्रक्रिया सूर्य में चल रही होती है, वही हाइड्रोजन बम में चल रही होती है। ठीक है? तो ध्यान रखेंगे, अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया होती है, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। जो हाइड्रोजन बम होते हैं, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया होती है हाइड्रोजन बम में। परमाणु बम में विखंडन की प्रक्रिया होती है और हाइड्रोजन बम में अनियंत्रित संलयन की प्रक्रिया होती है। ओके? यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? जब यूरेनियम का यूज टोटल हो चुका होता है एटॉमिक भट्टी के अंतर्गत, तब क्या बनता है? अंतिम उत्पाद क्या बनता है? ठीक है? तो ध्यान रखेंगे, इनमें से कोई भी नहीं है, बट सीसा इसका जो होता है, पीबी जिसे बोलते हैं ना, लेड। ठीक है? तो ध्यान रखेंगे, पीबी बनता है यानी सीसा बनता है। चलिए, अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा? कंट्रोल छड़ों का यूज़ नहीं किया जाए तो क्या हो सकता है? रिएक्टर कार्य करना बंद कर देगा? जी नहीं। चयन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी, रिएक्टर में कार्य धीमा हो जाएगा, रिएक्टर यथावत कार्य करता रहेगा। इसमें होगा, चयन प्रक्रिया जो है वो सीमा से बाहर चली जाएगी, है ना? ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। यानी इतनी ऊर्जा उत्सर्जित होगी कि उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। उसको कंट्रोल करने के लिए ये जो है कंट्रोल छड़ों का यूज़ किया जाता है, ठीक है? भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्न में से कौन है? चलिए, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र नरोरा उत्तर प्रदेश में, कल्पक्कम तमिलनाडु में, तारापुर महाराष्ट्र या कोटा राजस्थान में। देखिए, हमारे इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर है सी, यानी कि तारापुर महाराष्ट्र में। ठीक है? महाराष्ट्र में एक जगह है तारापुर, वहां पर भारत का पहला परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? भारत के न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूरेनियम 270, यूरेनियम 500, गैसोहॉल या यूरेनियम 238। यस, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो 95 का ऑप्शन नंबर डी, जो हमारे यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, यूरेनियम 238 का ईंधन के रूप में यूज किया जाता है। कल्पक्कम प्रसिद्ध है। सबसे पहले आपको याद रखना है, कल्पक्कम एक परमाणु शक्ति यंत्र है और यहाँ पर जो है ये किस स्टेट में है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी मैंने बताया था आपको पिछली स्लाइड में। चलिए मैं बताता हूँ, जो कल्पक्कम है वो तमिलनाडु में है। अगर मैं सही हूँ तो, मैं ही सही हूँ, ठीक है? ध्यान रखना। चलिए, कल्पक्कम तमिलनाडु में ही है, ठीक है? परमाणु संयंत्र है ये एक। चलिए, इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र स्थित है महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में या फिर कर्नाटक में? और हमारे इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ये भी तमिलनाडु में ही है, ठीक है? चलिए, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? चलिए, न्यूट्रॉन की गति को कम करना, न्यूट्रॉन की गति को बढ़ाना, रिएक्टर को ठंडा करना या फिर नाभिकीय क्रिया को रोकने का काम करता है। ये न्यूट्रॉन्स की गति को कम करता है। जब क्रिया जो होती है वो आउट ऑफ कंट्रोल जा रही होती है, तब भारी जल का यूज़ किया जाता है और कंट्रोल छड़ों का यूज़ किया जाता है, ठीक है? न्यूट्रॉन्स की गति को कंट्रोल करने के लिए। तो ध्यान रखना, ये भारी जल का काम होता है न्यूट्रॉन की गति को कम करना, ठीक है?
नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। जो ग्रेफाइट एक सेकंड ग्रेफाइट की छड़ होती हैं उसमें, वो भी उसकी जो अभिक्रिया हो रही होती है, उसको कंट्रोल करने का काम करती हैं, ठीक है? उनको विमंदक यानी मंद करने का काम करती हैं, कम करने का काम करती हैं ग्रेफाइट की छड़ें, ठीक है? तो ध्यान रखना एक तो ग्रेफाइट हो गया और सेकंड हो गया D2O, ठीक है? D2O का मतलब होता है भारी जल, ओके? भारी जल D2O कहा जाता है। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन-सा है? अंतरिक्ष में भेजा गया भास्कर, रोहिणी, आर्यभट्ट या एप्पल? हमारे इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। आर्यभट्ट है, उसको सबसे पहले भारत का जो उपग्रह है उसको भेजा गया था, ठीक है? चलिए, अब कब भेजा गया था? अगली स्लाइड में हम देखेंगे। आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया गया था कब? आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं 19 अप्रैल 1975, 6 दिसंबर 1957, 31 जनवरी 1958 या 2 अक्टूबर 1980 और हमारे इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है। 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया गया था, ठीक है? चलिए, एक भू-स्थिर कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? ठीक है? एक भू-स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल देखिए जो भू-स्थिर उपग्रह होते हैं, वो पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर की ऊँचाई पर उनको स्थापित किया जाता है। अगर किसी देश को पृथ्वी की संपूर्ण जानकारी रखनी है, तो ये समझिए कि 36,000 किलोमीटर की ऊँचाई पर ऐसे 3 सैटेलाइट्स को उसे लॉन्च करना होगा और वो पूरी पृथ्वी पर नज़र रख सकते हैं। ठीक है? मिनिमम 3 होनी चाहिए। ओके? और क्योंकि इतनी ऊँचाई पर जाने के बाद सैटेलाइट्स पृथ्वी के अनुसार रोटेट करते हैं। यानी एक जब पृथ्वी 1 दिन कंप्लीट करती है अपना, उतनी ही जो है समय में ये सैटेलाइट भी पृथ्वी के बिल्कुल साथ-साथ घूमते हैं ये। अगर मान लो ये यहाँ पर भारत है, तो ये सैटेलाइट भारत की तरफ है, तो ये जैसे-जैसे पृथ्वी मूव करेगी, भारत हमारा जो अर्थ है ऐसे मूव करेगी, तो ये सैटेलाइट भी उसी स्पीड में मूव करेगी। तो ध्यान रखेंगे 24 घंटे का ही भू-स्थिर कृत्रिम उपग्रह जो होते हैं, सैटेलाइट होते हैं, उनका जो काल होता है, आवर्तकाल वो उतना ही होता है जितना कि पृथ्वी का होता है। ठीक है? 1 दिन का समय। ठीक है? चलिए, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान स्थित है, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद या देहरादून? एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड, देहरादून में भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान स्थित है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं, कौन से हैं? देखिए, डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई, डॉक्टर सतीश धवन, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा या डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन? ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई। ठीक है? विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? जो ब्लैक बॉक्स होता है, नाम से ब्लैक बॉक्स है बट इसका जो रंग होता है वो नारंगी होता है। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इसमें क्या होता है कि बेसिक जानकारी होती है, जो ब्लैक बॉक्स के अंतर्गत जो पायलट्स आपस में बात जो कम्युनिकेट करते हैं, उसकी जानकारी होती है इसमें। ठीक है? वह पहला आदमी बताना है आपको जिसने चाँद पर पहला पैर अपना पैर रखा था। लियोनोव, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, माइकेल कॉलिंस, जेम्स वेन एलन? एंड ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चाँद की सतह पर अपना कदम रखा था। ठीक है? किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? देखिए रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर या कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, ऊर्जा संरक्षण या द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर? एंड ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही है, रेखिक संवेग संरक्षण। ये ऐसे भी आ सकता है रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। तो ध्यान रखेंगे रेखिक हो या रेखीय संवेग संरक्षण हो, एक ही बात है। ठीक है? जेट इंजन कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही है। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम बताइए। ये प्रश्न कई एग्जाम्स में पूछ लिया गया है इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। और हमारे इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है? रुद्रम। रुद्रम जो है भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। ओके? भारत की सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल है। भारत की ऐसी कौन सी मिसाइल है जो सतह से वायु में मार कर सकती है? आपके ऑप्शंस हैं अग्नि, नाग, त्रिशूल, पृथ्वी। एंड ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। त्रिशूल जो है पृथ्वी से एयर में मान लो कोई एयरक्राफ्ट आ रहा है इधर तो वो उसको डैमेज कर सकती है। ठीक है? चलिए, सतह से सतह पर मार करने वाली भारतीय रक्षा मिसाइल कौन-सी है? बहुत ही फेमस है और ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है, पृथ्वी एकदम सही है। ठीक है? सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल ब्रह्मोस निम्न में से किसका एक उपयुक्त उपक्रम है? ठीक है? ब्रह्मोस के बारे में आपको बताना है। ब्रह्मोस इंडिया ने किसके साथ जो कोलैबोरेशन किया है डेवलप करने के लिए? देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। ब्रह्मोस यानी ब्रह्मपुत्र और रूस की है मोस्कोवा एक रिवर। ठीक है? भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की है मोस्कोवा रिवर।
दोनों का ही एक कॉम्बिनेशन लिया है इन्होंने और उसका नाम रख दिया है ब्रह्मोस। ठीक है? तो भारत और रूस के मध्य ब्रह्मोस मिसाइल का जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रखा है। ऑपरेशन शक्ति 98 नाम है, किस चीज़ का? देखिए, ये ऑपरेशन शक्ति 98 है, जब हमने पोखरण में 1998 में परमाणु जो है अभियान किया था, ठीक है? उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे और हमारे जो मिसाइल मैन हैं, उनके नेतृत्व में ये सब हुआ था। हमने परमाणु बम का परीक्षण किया था, वर्ष 1998 में, पोखरण में, ठीक है? तो उस ऑपरेशन को नाम दिया था ऑपरेशन शक्ति, ठीक है? चलिए, ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही है। मशीन गन का आविष्कार किया गया था, किसके द्वारा? देखिए, मशीन गन का जो आविष्कार है वो किया गया था जेम्स पकल के द्वारा, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए, आविष्कार पूछ लेता है अक्सर एग्जाम्स में, ठीक है? तो इसलिए हमने इनको इंक्लूड किया है। थर्मोस्कोप प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? थर्मोस्कोप प्रारंभिक थर्मामीटर यानी थर्मामीटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? और हमारा जो सही ऑप्शन रहेगा गैलीलियो रहेगा, ठीक है? गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार भी किया था। ओके, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, पिछली स्लाइड में अभी बताया है जस्ट। माइक्रोस्कोप का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके अध्ययन में किया जाता है? माइक्रोस्कोप, नाम से ही पता चलता है, माइक्रो यानी सूक्ष्म, स्कोप यानी देखने वाला जो होता है, ठीक है? तो ध्यान रखेंगे, सूक्ष्म एवं पास की वस्तुओं को देखने के लिए या उनका अध्ययन करने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। एंड ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन, टेलीफोन का आविष्कार किया था ग्राहम बेल, हॉफमैन, विल्सन, जॉर्ज स्टीफेंस। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया था, ठीक है जी। चलिए, इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किसने की थी? और हमारे इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, थॉमस एल्वा एडिशन के द्वारा इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज की गई थी, ठीक है? ऑलमोस्ट 1000 से 1200 एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने इसकी खोज की थी। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक बल्ब थॉमस एल्वा एडिशन के द्वारा। गैस इंजन की खोज किसने की थी? गैस ये इंजन की खोज की थी डीजल ने, डेवी ने, डेमलर ने या फिर चार्ल्स ने? एंड ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। डेमलर के द्वारा गैस इंजन की खोज की गई थी। ओके, फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? जो फाउंटेन पेन होता है उसके आविष्कारक थे वाटरमैन, पार्कर, चेल पार्क, सेफर। एंड ऑप्शन नंबर 1 वाटरमैन, ठीक है? वाटरमैन के द्वारा फाउंटेन पेन का आविष्कार किया गया था। रडार का आविष्कारक कौन था? जो रडार है होती है, उसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? देखिए, रॉबर्ट बाटसन के द्वारा, फ्लेमिंग के द्वारा, बुशवॉल के द्वारा या ऑस्टिन के द्वारा? एंड ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही है, रॉबर्ट वाटसन के द्वारा रडार का आविष्कार किया गया था, ठीक है जी। चलिए, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था माइक्रोफोन का, टाइपराइटर का या डायनामाइट का या ग्रामोफोन का? ये ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था, ठीक है। चलिए, और ये बहुत खतरनाक होता है, बहुत ही तगड़ा विस्फोटक पदार्थ है डायनामाइट। टेलीविज़न का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? एडिशन के द्वारा, गैलीलियो, जेएल बेयर्ड या फ्रैंकलिन के द्वारा? एंड ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जेएल बेयर्ड ने किया था टेलीविज़न का आविष्कार, ठीक है। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे? जो पेनिसिलिन होता है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, क्रिस्टोफर मैकडोनाल्ड या अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज करता है हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ओके, 125वां प्रश्न है, निम्न में से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया था? आपके ऑप्शन हैं रदरफोर्ड, रॉयटजन, मैक्सवेल या टोरिसेली। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। रॉयटजन के द्वारा एक्स किरणों की खोज की गई थी। ओके, चलिए, ब्लैक होल के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? सीवी रमन के द्वारा, एच जे भाभा के द्वारा, एस चंद्रशेखर या फिर एच खुराना? सभी भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं और ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एस जस चंद्रशेखर के द्वारा जो है ब्लैक होल के सिद्धांत को उन्होंने प्रतिपादित किया था। और देखते हैं अब आगे अगला प्रश्न, वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया गया था? ठीक है, आपको हिंट मिल चुकी है पिछले प्रश्न से और इस प्रश्न का जो जवाब है आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए, ठीक है। चलिए, मैं ही बताता हूँ, ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही है। नक्षत्र भौतिकी में उनको नोबेल पुरस्कार मिला था क्योंकि उन्होंने ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, ठीक है। चलिए, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ किस कार्य के लिए मिला था? आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ किस कार्य के लिए मिला था? आपेक्षिकता के लिए, बोस आइंस्टीन संघनन के लिए, संहति एवं ऊर्जा की तुल्यता के लिए या प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए? एंड ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था अल्बर्ट आइंस्टाइन को। ओके, सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? सर सीवी रमन को, एंड ऑप्शन नंबर
बी एकदम सही है। 1930 में उनको ये पुरस्कार मिला था, सीवी रमन को, ठीक है, नोबेल पुरस्कार। अच्छा, आपसे एक प्रश्न है, आप मुझे एक इस प्रश्न का जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिए कि भारत के सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है। चलिए मैं बताता हूँ, ये है रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। गीतांजलि के लिए इनको मिला था। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस वर्ष मिला था नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि के लिए, किस वर्ष मिला था। ठीक है, आपका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में मिलना चाहिए, ऐसी उम्मीद हम रखते हैं। ठीक है जी। किस स्मृति में 28 फरवरी प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 28 फरवरी को सबसे पहले याद रखना, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को हम लोग 28 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं। अब बताइए क्यों करते हैं। रमन प्रभाव के दिवस पर, प्रथम कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण हुआ था, ASLV का सफल प्रक्षेपण, या होमी जे भाभा का जन्म दिवस होता है। देखिए, जो हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सेलिब्रेट करते हैं वो रमन प्रभाव जो है हमारे वैज्ञानिक हैं, सर सीवी रमन, उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी होती है उस दिन को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस रमन प्रभाव के उपलक्ष्य में। भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किस वैज्ञानिक को माना जाता है या कहा जाता है। प्रोफेसर सतीश धवन, होमी जे भाभा, डॉक्टर KS कृष्णन, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। एंड ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है, होमी जहांगीर भाभा जो हैं ये भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक माने जाते हैं। ठीक है जी। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक रदरफोर्ड, आइंस्टीन, लेवोजियर, या सीवी रमन। एंड ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है, लेवोजियर जो है इनको आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, जीन के संश्लेषण के लिए, या नाइट्रोजनी क्षारों के संश्लेषण के लिए, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए, इनको मिला था प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। देखिए, मुझे कन्फ्यूजन है, शायद हो सकता है ये सही नहीं हो सकता है ये जीन हो, जीन के संश्लेषण के लिए मिला था, क्योंकि उन्होंने मटर के पौधे पर जो है एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, और उसके जीन में परिवर्तन लाए थे ये। ठीक है, तो एक बार कंफर्म कर देना आप मुझे, ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर है 133, अगर ये सही हुआ ऑप्शन नंबर बी तो ठीक है, अन्यथा आप, इसमें कन्फ्यूजन है मुझे, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए या फिर इसके लिए। तो इसका जो सही जवाब है मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, आप वहाँ से एक बार कंफर्म हो जाइए। ठीक है जी। चलिए, मेरी तरफ से बी आंसर है इसका। चलिए, भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है। देखिए, फील्ड थ्योरी, पार्टिकल थ्योरी, क्वांटम मैकेनिक्स, या परमाणुवीय भौतिकी। भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों का अध्ययन किया जाता है। देखिए, ये किया जाता है क्वांटम मैकेनिक्स में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है, क्वांटम मैकेनिक्स में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन होता है। ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किए गए थे। जो ग्रह होते हैं उनकी गति के नियम किसने दिए थे। बहुत ही फेमस प्रश्न है और इजीली आप इसका जवाब दे सकते हो। ठीक है, केपलर के द्वारा। ठीक, गति का नियम था न्यूटन के द्वारा, बट ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन केपलर के द्वारा किया गया था। कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, या मैनोमीटर, या ओडोमीटर। जो वायुमंडल की आर्द्रता होती है उसको मापा जाता है किसमें। ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही है, हाइग्रोमीटर में। ठीक है, जल का घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर में। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही है, वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज़ किया जाता है। दूध का अपेक्षित घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का यूज़ करते हैं। ठीक है, हाइग्रोमीटर तो नहीं होगा, वायु की सापेक्षिक आर्द्रता है, लैक्टोमीटर इज द राइट आंसर। ठीक है, लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है हाइड्रोमीटर से, बैरोमीटर से, मैनोमीटर से, या हाइग्रोमीटर से। एंड ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है, वायुमंडलीय दाब जो होता है वो बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है जी। पायरोमीटर का यूज़ प्रयोग में लाया जाता है किसके मापन में। पायरोमीटर, वायुमंडलीय दाब, आर्द्रता, उच्च ताप, या घनत्व। देखिए, पायरोमीटर को यूज़ किया जाता है हाई टेम्परेचर को जो है मापने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। सोनार में हम प्रयोग करते हैं, सोनार होता क्या है सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। देखिए, जो बड़े बड़े शिप होते हैं, जहाज़ होते हैं, ठीक है, पानी के जहाज़ होते हैं, उनमें नीचे ये सिस्टम, ये टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल जस्ट नीचे। इससे क्या होगा, मान लीजिए पानी का लेवल इतना है, ठीक है, पानी का लेवल इतना है, और यहाँ पर इस तरीके से मान लीजिए कोई वो है पहाड़, तो सोनार क्या करेगा, यहाँ से जो किरणें निकलती हैं,
देखिए ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। जो पराश्रव्य तरंगें निकलेंगी वो इससे टकराकर यहाँ फिर जाएंगी और सिग्नल देंगी ड्राइवर को, जो इसका पायलट है उसको, कि नीचे भाई खतरा है या पहाड़ है, आप जो है इसका रूट चेंज कर लें। क्योंकि ऊपर से देखने पर बिल्कुल पानी समतल लगता है, बट हो सकता है नीचे ये पहाड़ हो, पर्वत हो, उसको उससे ये टकरा जाए और डैमेज हो जाए। एक काम तो ये है इसका, ठीक है, यूज़ होने का। ठीक है जी। और अगला काम ये है कि मान लीजिए समुद्र की तली में, मान लो ये हमारी शिप है ये वाली, और इस तरीके से ये वाटर है, ठीक है। और मान लीजिए समुद्र की तली में कोई सामान पड़ा है या फिर कोई जो है वस्तु डूब गई है, तो उसका पता लगाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ध्यान रखना, छोटी मोटी चीज़ नहीं, कोई बड़ी चीज़ है, कोई शिप डूब गया है या कुछ और है, उसका पता लगाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए, ठीक है। जो हमारा पानी का जहाज है वो किसी पहाड़ अंदर जो पर्वत है उससे टकरा ना जाए पहाड़ से, उसके बचने के लिए सोनार का यूज़ किया जाता है, सोनार टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, और उसमें पराश्रव्य तरंगों का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा फिजिक्स का, ठीक है, मैराथन तय। और यकीन मानिए ये क्वेश्चंस वेरियस एग्जाम से पूछे गए हैं, पूछे जाने की संभावना बनी रहती है, बार बार यहीं से प्रश्न आता है। आप इनको कर जाइए, यूपी पुलिस हो या एसएससी जीडी हो, वहाँ पर सारे प्रश्न जो है आपको फिजिक्स के मैक्सिमम यहाँ से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और इसी क्रम में हम लोग केमिस्ट्री का भी और फिर बायोलॉजी का भी एक एक मैराथन और लेके आएंगे, यानी संपूर्ण साइंस आपको 3 मैराथन में खत्म हो जाएगी, ठीक है जी। चलिए, तो वीडियो कैसा लगा है आप अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।